हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल से। फ्रेंड्स, आज हम आज के एक और नए वीडियो के साथ एक और नए लेक्चर के साथ में बात करने वाला क्लास 12 की हिस्ट्री का भाग 2 का लेसन नंबर 9, जिसका नाम है शासक और विभिन्न इतिवृत्त मुगल दरबार। फुल एक्सप्लेनेशन है विद नोट्स के साथ। और हाँ, आप लोग की जानकारी बता दूं, आज की जो वीडियो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर थर्ड होने वाला है, क्योंकि 2 लेक्चर वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर जो है काफी ज्यादा बड़ा है, इसलिए हमने इसे 2 वीडियो में पहले कंप्लीट कर चुके हैं और आज पूरी कोशिश करेंगे कि इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन अगर उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस है उन सभी के नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाए। तो ज्यादा फार्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 3। तो जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर नंबर 2 देख के आया तो उनको पता होगा कि हमने लास्ट वीडियो में जो एंड किया था हमने यहाँ पे एंड कर दिया था। और आज लेक्चर नंबर 3 का जो फर्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है शाही परिवार। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज को पॉइंट, क्योंकि आज हमें पूरी कोशिश करना है कि ये थर्ड लेक्चर में पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा शाही परिवार। ठीक है, शाही परिवार कहते हैं जो शाही लोगों से मगर मुगल परिवार से अपना रिलेशन लगते थे, वो हमारा शाही परिवार में आते थे। ठीक है, हरम शब्द का प्रयोग मुगल की घरेलू दुनिया की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। हरम शब्द का जो प्रयोग किया जाता है मुगलों की जो घरेलू जो दुनिया थी ना, उसको उसके ऊपर इंडिकेट करने के लिए, उसके ऊपर संकेत करने के लिए क्या इसका इस्तेमाल किया जाता था। यह शब्द फारसी से निकला है, यह शब्द जो है फारसी से निकला है, जिसका नाम है पवित्र स्थल, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पवित्र स्थल। मुगल परिवार में बादशाह की पत्नियां और उप पत्नियां, उसके नजदीक और दूर के रिश्तेदार व महिलाएं, परिचयकर्ताएं तथा गुलाम होते थे। यानी जो उसको जानते थे ना, जो परिचारिकाएं जो होती थी, यानी जो उसके लिए काम करती थी, वो लोग प्लस गुलाम भी वहां पे मौजूद होते थे। किसके आसपास? जो हमारे बादशाह थे, मुगल परिवार में बादशाह की पत्नियां होती थी, प्लस उपपत्नियां होती थी, उसके नजदीक रहने वाले जो लोग थे, जो रिश्तेदार थे, वो सभी, प्लस गुलाम और परिचारिकाएं भी होती थी। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बहुविवाह प्रथा। बहुविवाह प्रथा भारतीय उपमहाद्वीप में विशेषकर शासक वर्गों में व्यापक रूप से प्रचलित है, यानी बहुत बड़े स्तर पर प्रचलित था। किसमें? बहुविवाह। यानी बहुविवाह था, बहुविवाह यानी एक से अधिक विवाह करना बहुविवाह में हमारा आता है। ठीक है, ये क्या है? शासक वर्ग में बहुत ज्यादा प्रचलन में था। राजपूत खोलो एक मुगल दोनों के लिए विवाह राजनीतिक संबंध बनाने में मैत्री संबंध स्थापित करने का एक तरीका था। यानी कि मुगल परिवारों में क्या था? राजपूत और जो मुगल जो परिवार थे, इनमें क्या था? जो विवाह था ना, विवाह करने के लिए क्या था? एक राजनीतिक जो संबंध बनाने में एक मैत्रिक जो है स्थापना या स्थापित करने का, यानी मैत्रीपूर्ण दोस्ताना व्यवहार स्थापित करने का एक तरीका था। अगर किसी शासक के साथ हमें दोस्ती करें तो उसके लड़के के साथ उसका विवाह करा देंगे, या फिर वही शासक उसकी पुत्री के साथ विवाह कर ले, जिससे कि उसके बीच में क्या मैत्रीपूर्ण संबंध बन जाए। विवाह में पुत्री को भेंट स्वरूप दिए जाने के साथ एक क्षेत्र में उपहार में दे दिए जाते। नहीं, विवाह में पुत्री को भेंट स्वरूप दिए जाने में एक क्या है? एक क्षेत्र उपहार में दिया जाता था। ठीक है, कि ये क्षेत्र ले जाओ, ये क्षेत्र तुम्हारा है। इससे विभिन्न शासक वर्गों के बीच पदानुक्रमित संबंध की निरंतर सुनिश्चित भी हो जाते हैं, सुनिश्चित हो जाता था कि ये हमारे लेवल का है। इस तरह के विवाह और उनके फल स्वरूप विकसित संबंधों के कारण ही मुगल बंधुत्व के एक व्यापार तंत्र का निर्माण कर सके। यानी कि इस तरह के विवाह का जो फल स्वरूप था विकसित संबंधों के, यानी बहुत बड़े संबंध को इन्होंने स्थापित कर लिया था। बंधुत्व यानी मित्रता और व्यापार तंत्र का निर्माण कर लिया। व्यापार यानी कि एक दूसरे से व्यापार करने लगे थे, व्यापार तंत्र का निर्माण कर लिया था। इससे वह महत्वपूर्ण वर्गों से जुड़े, और इससे क्या हुआ? बहुत महत्वपूर्ण वर्गों से जुड़े और उन्हें एक वृद्ध साम्राज्य यानी बहुत बड़े साम्राज्य को इकट्ठा करने में मदद मिली। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है अगाह और अगाचा। अगाह और अगाचा क्या है, इसको देख लेते हैं। अगाह और अगाचा मुगल परिवार में शाही परिवारों से आने वाली बेगम तथा अन्य स्त्री बेगम अगाह, जिनका जन्म कुलीन परिवार में नहीं हुआ हो, जिसका जन्म कुलीन परिवार में नहीं हुआ, वो हमारे क्या था? अगाह था। जो कुलीन परिवार से नहीं आती थी उनमें अंतर था। जो कुलीन परिवार से नहीं आती थी उनमें क्या था? अंतर था। दहेज के रूप में अच्छा खासा नगद और बहुमूल्य वस्तुएं लाने के बाद विवाह करके आए बेगमों को अपने पतियों से स्वाभाविक रूप से अगाहों की तुलना में अधिक ऊंचा दर्जा और सम्मान मिलता
था। यानी जो भी दहेज के रूप में अच्छा खासा नगद बहुमूल्य वस्तुएं लेके आती थी, उन्हें पति से क्या होता है, अच्छा खासा प्यार और अधिक इज्जत मिलती थी। राजतंत्र से जुड़े महिलाओं के पदानुक्रम में उपपत्नियां अगाचा की स्थिति सबसे निम्न थी। यानी राजतंत्र से जुड़े जो महिलाएं थी उनमें पदानुक्रम में देखे, अगर लाइन वाइज देखे तो उसमें क्या उपपत्नियां जो थी, अगाचा जो थी, इनकी स्थिति बहुत ज्यादा निम्न थी या दैन्य थी। दैन्य भी नहीं कह सकते हम, निम्न कह सकते हैं, नॉर्मल कह सकते हैं, ठीक है। इन सभी को नगद मासिक भत्ता, इन सभी को क्या होता है, अपना जीवन चलाने के लिए नगद मासिक भत्ता दिया जाता था। अपने अपने दर्जे के हिसाब से उपहार मिलते थे इनको, अपने अपने दर्जे के हिसाब से क्या मिलते थे, उपहार दिए जाते, गिफ्ट वगैरह दिए जाते थे बादशाह के द्वारा। पतियों के अतिरिक्त मुगल परिवार में अनेक महिला तथा पुरुष गुलाम होते थे। यानी पतियों के अतिरिक्त क्या होता है, गुलाम मुगल परिवार में अनेक महिलाओं का जो पुरुष थे, ठीक है, अनेक महिला तथा पुरुष क्या होते हैं, गुलाम होते थे। वह साधारण से साधारण कार्य से लेकर कौशल, निपुणता या बुद्धिमत के अलग अलग कार्यों का संपादन करते थे, संचालन करते थे। नूरजहां के बाद मुगल रानियों और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोत पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया था, ठीक है। यानी कि नूरजहां बेगम के बाद में क्या हुआ, मुगल जो रानियां थी ना, मुगल परिवार की जो नारियां थी, उन्होंने और राजकुमारों ने महत्वपूर्ण जो वित्तीय स्रोत था ना, उन पर अपना नियंत्रण रखना, जहां से वित्त यानी पैसा आता था, ठीक है, वहां पे अपना क्या नियंत्रण रखना शुरू कर दिया था। शाहजहां के पुत्री जहां आरा और रोशन आरा को ऊंचे शाही मनसबदारों के समान वार्षिक आय होती थी। इनके वार्षिक आय दिया जाता था किसको, जहां आरा और रोशन आरा को, ठीक है। इसके अतिरिक्त जहां आरा को सूरत के बंदरगाह, यानी जहां पे सामान बाहर से आता था इंपोर्ट होके, तो वो उतरता था, ठीक है, इंपोर्ट होता था, वहां पे उतरता। बंदरगाह नगर जो कि विदेशी व्यापार का एक लाभप्रद केंद्र था, ठीक है, जहां से उन्हें राजस्व प्राप्त होता था, जहां से क्या प्राप्त होता, राजस्व प्राप्त होता था। जहां आरा ने शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद की कई वास्तुकलात्मक परियोजनाओं में हिस्सा लिया, वास्तुकलात्मक जो परियोजना थी उसमें हिस्सा लिया। इनमें से आंगन में बाग के साथ एक 2 मंजिला भव्य कारावंश राय, ठीक है, यानी कि जहां पे लोगों को बंदी के बना के रखा जाए, कारावंश राय, ठीक है, यानी कि कारावंशराय मध्यकालीन युग में व्यापारियों, तीर्थयात्रियों एवं देशठन, यानी कि जो देश में यात्रा करने के लिए आते थे, यात्रा करने वालों के प्रवासन के लिए बनाए जाते हैं, जहाँ पे लोग क्या करते थे, बाहर से लोग आते थे। मध्यकालीन समय में जो लोग बाहर से आया करते थे वो लोग इसमें रहा करते थे। शाहजहानाबाद के हृदय स्थल चांदनी चौक की रूपरेखा जहां आरा द्वारा बनाई गई थी। शाहजहानाबाद का जो हृदय स्थल था चांदनी चौक, इसकी जो रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई थी, जहां आरा के द्वारा बनाई गई थी। अब आता है शाही नौकरशाही। क्या आता है हमारा शाही नौकरशाही, ठीक है। भर्ती की प्रक्रिया था पद, यानी भर्ती की प्रक्रिया क्या थी, प्लस उसका पद कैसे कैसे दिया जाता था। मुगल साम्राज्य में शासन केंद्र में होता था, जो शासन था वो केंद्र में होता था, उसकी पूरी सत्ता पर नियंत्रण होता था, उसका पूरी सत्ता पर क्या होता है, नियंत्रण होता था। शासक अपने साम्राज्य को चलाने के लिए नौकरशाही पर निर्भर था। शासक अपनी पूरी सत्ता को चलाने के लिए किस पर निर्भर था, नौकरशाही पर निर्भर था। मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ इसके अधिकारियों का दल था। जो मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ था वो क्या था, मुगल अधिकारियों का मुगल के अधिकारी का दल था। इतिहासकार सामूहिक रूप से अभिजात वर्ग, यानी बड़े लोग, अमीर लोग समृद्ध राजधानी से जुड़े होते थे, ठीक है, जो अभिजात वर्ग से भी करते थे। अभिजात वर्ग में भर्ती विभिन्न नृत्य जातियां तथा धार्मिक समूह से होती थी तथा यह सुनिश्चित किया जाता था कि कोई भी दल, यहाँ पे ढल नहीं आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, कोई भी दल आएगा, कोई भी दल इतना बड़ा ना हो जाए कि वह राज्य की सत्ता को ही चुनौती दे दे। कोई भी दल इतना बड़ा ना हो जाए कि वो राज्य की सत्ता को या सत्ता जो सरकार है उसी की सत्ता को चुनौती दे बैठे। मुगलों के अधिकारी वर्ग को गुलदस्ते के रूप में वर्गीकृत किया गया था। जो मुगल के जो अधिकारी वर्ग थे उसको गुलदस्ते के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जो वफादारी के साथ बादशाह से जुड़े हुए, जो वफादारी के साथ कहते बादशाह के साथ जुड़े हुए थे। अकबर के समय में भी उनकी सेवा में ईरानी तुरानी, यहाँ पे तुरानी आएगा, पुरानी नहीं आएगा, ठीक है, ईरानी तुरानी अभिजात वर्ग शामिल थे। इसमें से कुछ हुमायूं के साथ चले गए। 1560 से आगे राजपूत एवं भारतीय मुसलमान ने शाही सेवा में प्रवेश किया। इसमें नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति एक राजपूत मुखिया अंबेर का राजा भरमल कछुआ था, जिसकी पुत्री से अकबर का विवाह हुआ था। अकबर का विवाह हुआ था। शिक्षा की ओर झुकाव वाले हिंदू जातियों के सदस्यों को
पदों पर आसीन यानी पदों पर आसीन किया जाता था। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल का है, जो खात्री जाति से ताल्लुक रखता है, खात्री जाति का था। यानी पढ़े लिखे लोगों के वित्त मंत्री बनाए जाते हैं, पद दिया जाता था उनके गुण के अनुसार। ठीक है। जहांगीर के शासन में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुआ, यानी जहांगीर का शासन काल जो है उसमें ईरानियों को क्या हुआ, उच्च जो है स्थान जो है या पद है वो प्राप्त हुआ। जहांगीर की राजनीतिक रूप से प्रभावशाली रानी नूरजहां ईरानी थी। यानी कि जहांगीर के शासन काल में क्या हुआ, जो ईरानी के जो लोग थे उनको उच्च पदों पर क्या हुआ, पदे प्राप्त हुई। प्लस जहांगीर की जो राजनीतिक रूप से जो प्रभावशाली जो रानी रही वो कौन रही, नूरजहां रही, जो कि ईरानी थी। औरंगजेब ने राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। औरंगजेब ने क्या हुआ, राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया, लेकिन फिर भी शासन में अधिकारियों के समूह में मराठे काफी संख्या में थे। सभी सरकारी अधिकारियों के दर्जे और पद में दो तरह के ओहदे होते थे, जात और सवार। क्या होता है, जात और सवार। जात शाही पदक्रम में अधिकारी के पद का और वेतन का सूचक था। जो जात था वो शाही पदक्रम या शाही परिवार से जुड़ा हुआ था, प्लस अधिकारी के पद और वेतन का सूचक था। सवार यह सूचित करता था कि उसके सेवा में कितने घुड़सवार रखना अपेक्षित है। ये वो डिसाइड करता था कि उसके सेवा में किसकी भी पर्सन की सेवा में कितने घुड़सवार, कितने सैनिक होने चाहिए। सैन्य अभियानों में यह अभिजात अपनी सेना के साथ भाग लेते थे। जो अभिजात वर्ग अपनी सेना के साथ क्या थे, भाग लेते थे, तथा प्रांतों में वह साम्राज्य के अधिकारियों के रूप में भी कार्य करते थे। यानी प्रांत में क्या, साम्राज्य के अधिकारी के रूप में कार्य करते थे। प्रत्येक सैन्य कमांडर घुड़सवारों को भर्ती करता था। प्रत्येक जो सैन्य कमांडर था वो क्या कहता है, घुड़सवारों को भर्ती करता था। यदि उन्हें हथियार आदि से लेंस यानी हथियार आदि से बंद करता था और उन्हें प्रशिक्षण देता था, ट्रेनिंग देता था। इतना क्लियर है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, घुड़सवार फौज मुगल फौज का महत्वपूर्ण अंग था। जो घुड़सवार फौज था मुगल फौज का महत्वपूर्ण अंग था। घुड़सवार सिपाही शाही निशान से दागे गए उत्कृष्ट श्रेणी के घोड़े होते थे। जो घुड़सवार जो सिपाही होते थे ना, वो क्या होते थे, जो शाही निशान होते थे ना, उसके द्वारा दागे गए उत्कृष्ट श्रेणी के घोड़े हुआ करते थे। अभिजात वर्ग के सदस्यों के लिए शाही सेवा की शक्ति, प्रतिष्ठा, धन प्राप्त करने का एक जरिया था। यानी अभिजात वर्ग जो था उसके लिए क्या था, उस सदस्यों के लिए क्या था, शाही परिवार से शक्ति मिलती है। ठीक है, प्रतिष्ठा दे यानी शक्ति दे उन्हें, यानी अपना जो है अपनी सैन्य उनको अगर जरूरत पड़ती है सैन्य सहायता दे, प्लस क्या है अपनी प्रतिष्ठा यानी अपनी आदर करे उनका। ठीक है, और धन प्राप्ति का उनका मेन जरिया था अभिजात वर्गों के लिए, है ना। यानी कि बड़े लोगों का यानी राजाओं का जो ये लोग अभिजात वर्ग क्या करते हैं, राजाओं की सेवा करते, जिसका जो धन प्राप्त करते थे, अपनी सेवाएं देते थे। सेवा में आने का इच्छुक व्यक्ति एक अभिजात के जरिए याचिका देता था, जो बादशाह के सामने प्रस्तुत की जाती थी, तथा याचिकाकर्ता योग्य व्यक्ति है तो उसके मनसब प्रदान किया जाता, उसको जगह प्रदान दी जाती, पद प्रदान किया जाता है, अन्यथा नहीं किया जाता था। मीर बख्शी खुला दरबार में जो मीर बख्शी था खुला दरबार में बादशाह के दाएं ओर खड़ा होता था। ठीक है, तथा नियुक्ति और पदोन्नति के सभी उम्मीदवारों को प्रस्तुत करता था। यानी जो भी नियुक्ति के लिए आया, जो भी पद के लिए आया, उसको क्या करता, प्रस्तुत करता था बादशाह के सामने। जबकि उसका कार्यकाल उसकी मुहर व हस्ताक्षर के साथ साथ बादशाह की मुहर व हस्ताक्षर वाले आदेश तैयार करना था। जबकि उसका कार्य जो मीर बख्शी था उसका कार्य क्या था, उसका कार्य केवल ये था कि मुहर पर हस्ताक्षर के साथ साथ क्या करता, बादशाह की जो मुहर है उसको तैयार करना था। लेकिन वो क्या करता था, लोगों को पदोन्नति प्लस उसके उम्मीदवारों को सामने खड़ा करता था, प्रस्तुत करता था। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सूचना तथा साम्राज्य। क्या आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, सूचना तथा साम्राज्य। देखो, सटीक और विस्तृत आलेख तैयार करना मुगल प्रशासन के लिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण था। यानी कि सटीक यानी सही तरीके से और विस्तृत यानी बहुत अच्छे से उसमें व्याख्यान उसका वर्णन किया जाए। ठीक है, आलेख तैयार करना क्या है, मुगल प्रशासन का क्या है, एक महत्वपूर्ण या फिर मुख्य रूप से उसका महत्वपूर्ण काम था। ठीक है, मीर बख्शी दरबारी लेखक के समूह का निरीक्षण करता था। जो मीर बख्शी था क्या करता था, दरबारी लेखकों के समूह का निरीक्षण करता, जांच पड़ताल करता था। यह लेखन के दरबार में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी अर्जियां व दस्तावेजों तथा सभी शासकीय आदेशों का आलेख तैयार करते थे।
सख्त शाक, यहाँ पे साक्ष नहीं आएगा, यहाँ पे शक आएगा। ठीक है, सख्त शासकीय आदेशों का क्या करते थे, आलेख तैयार करते थे। दरबार के सभी कार्रवाइयों का विवरण रखते थे। दरबार के सभी कार्रवाइयों का क्या करते, विवरण रखते थे। कौन, मीर बख्शी। ठीक है, अखबार तैयार करते थे। क्या करते, अखबार तैयार करते थे। इसमें हर तरह की सूचनाएं होती थी, जैसे दरबार की उपस्थिति, पद, पदवियां, यानी क्या क्या पद दिए गए, क्या क्या पद है उनके। ठीक है, प्लस कौन किसको किसको क्या क्या पदवियां दी गई है, कितना दान दिया गया है, राजनीतिक शिष्टमंडल क्या है, उसका उपहार आदि का ब्यौरा उसमें रहता था। समाचार, वृत्तांत और महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज शाही डाक व्यवस्था के जरिए मुगल शासन के अधीन क्षेत्र में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। यानी एक जगह दूसरी जगह करने के लिए डाक का यूज किया जाता। बस के डिब्बे में लपेट कर रखे, सॉरी बांस के, यहाँ पे बांस आएगा, बस नहीं आएगा, यहाँ पे बांस आएगा। ठीक है, बांस के डिब्बे में लपेट कर रखे कागजों को लेकर हरकारों के दल एक जगह से दूसरी जगह दिन रात दौड़ते रहते थे। यानी कि जो उसके जो नोटिस होता था या फिर जो भी जानकारी होती थी उसको हरकारे कौन होते थे, जो लोग करते थे ना, हमने 5वें चैप्टर में पढ़ा था कि लोग क्या करते थे, बैठे रहते थे, मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, पत्र को पहुंचाने के लिए क्या करते थे, वो लोग बैठते थे, इंतजार करते थे और वो एक दूसरे हमेशा दौड़ते रहते थे। काफी दूर स्थित प्रांतीय राजधानियों से भी वृत्तांत बादशाह को कुछ ही दिनों में मिल जाया करते थे। यानी बहुत दूर के जो प्रांतीय स्थित जो राजधानियां थी ना, उनके जो वृत्तांत थे वो भी बादशाह को कुछ ही दिनों में मिल जाया करते थे। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, केंद्र से परे प्रशासकीय प्रशासन। ठीक है, केंद्र से परे, केंद्र में स्थापित कार्यों के विभाजन को प्रति में दोहराया गया था। ठीक है, यहाँ भी केंद्र के सामान्य मंत्रियों की अनुरूप अधीनस्था होती थी। ठीक है, प्रांत प्रशासन का प्रमुख सूबेदार होता था। जो प्रांत था वो प्रशासन का प्रमुख सूबेदार होता था, जो सीधा बादशाह को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता था। प्रत्येक सूबा कई सरकारों में बटा होता, प्रत्येक सूबा क्या कई सरकारों में बटा होता था। जिसको जो राजा शासक होते थे उनके अब एक तो स्थान होते, वो हर जगह युद्ध करते जीतते थे, उनके कई सारे राज्य होते, तो वहां के जो अलग अलग है ना, उनकी बातें हो रही है यहाँ पे हमारे। ठीक है, सरकार बटे होते थे। इन इलाकों में फौजदारों की विशाल घुड़सवार फौज और तोपचियों के साथ रखा जाता था। ठीक है, परागण यानी उपजिला, क्या होता था, उपजिला स्तर पर स्थानीय प्रशासन की देखरेख 3 अर्थ वंशानुगत अधिकारियों, कानूनगो यानी राजस्व आलेख का रख रखाव, जो राजस्व का जो आलेख, जो राजस्व आता था, कर आता था, उसका जो रख रखाव था वो। ठीक है, चौधरी राजस्व संग्रह का प्रधारी। ठीक है, चौधरी कौन होता है, राजस्व का जो संग्रह करते हैं, जो भी राजस्व आया उसका संग्रह यानी इकट्ठा करने का। ठीक है, और काजी द्वारा की जाती थी, और काजियों द्वारा की जाती थी। काजी कौन होता है, जो कि क्या करता था, जो वकील का जो काम होता है वही काजी का काम होता था, यानी कि लोगों के लिए सजा सुनाना, उनके लिए मतलब उनके लिए क्या करना, पक्षपात करना। ठीक है, सजा सुनाना और भी काम करना, काजी का जो काम होता है, काजी का काम करना। शासन के हर विभाग के पास लिपिकों का एक बहुत बड़ा समूह होता था। जो काजी के शासक के हर विभाग के पास क्या होता है, लिपिकों का एक बहुत बड़ा समूह, सहायक समूह होता था। लेखक, प्रशिक्षक, संदेशवाहक और अन्य कर्मचारी होते थे, जो तकनीकी रूप से कुशल अधिकारी माने जाते थे। यह काफी संख्या में लिखित आदेशों और वृत्तांत तैयार करते थे। ठीक है, काफी संख्या में जो है वृत्तांत तैयार करते थे। फारसी भाषा शासन की भाषा थी। जो फारसी भाषा तो किसकी भाषा है, शासन की भाषा थी, परंतु ग्राम लेख के लिए स्थानीय भाषा का ही प्रयोग किया, परंतु जो ग्राम लेख थे, जो लोग थे ना, उनके लिए स्थानीय भाषा का ही उपयोग किया, क्योंकि बाकी फारसी भाषा सभी लोगों को नहीं आती थी। ठीक है, अब आता है सीमाओं के परे। इतिवृत्तियों के लेखक कौन है? मुगल बादशाह द्वारा धारण की गई कई पदों को सूचीबद्ध किया गया। यहाँ पे पदों नहीं आ गया, पदों आएगा। ठीक है, पदों को सूचीबद्ध किया गया। इसके अंतर्गत शाहजहां जैसी सामान्य पदवियां अथवा जहांगीर अथवा शाहजहां जैसे अलग अलग राजाओं द्वारा अपनाई गई खास उपाधियां शामिल है। देखो अब हम देखेंगे उपाधि। देख, शाहजहां मीन्स क्या होता है, राजाओं का राजा, या शाहजहां मीन्स क्या होता है, राजाओं का राजा। जैसी सामान्य क्या है, ये पदवी थी। जहांगीर मीन्स क्या होता है, विश्व पर कब्जा करने वाला। वहीं दूसरा आता है शाहजहां यानी विश्व का राजा। और जैसे अनेक राजाओं ने अलग अलग तरह की पदवियां हासिल की या धारण की थी। इतना क्लियर है। अब आता है हमारा सफावी और कांधार। क्या आता है, सफावी और कांधार।
ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप को जीतने के इच्छुक व्यक्ति को मध्य एशिया से होते हुए उत्तर भारत तक पहुंचाने के लिए हिंदू कुश पर्वत पार करना होता था। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप को जीतने के लिए इच्छुक जो व्यक्ति होता है ना, उसको मध्य एशिया से होते हुए उत्तर भारत तक पहुंचने के लिए क्या होता है, हिंदू कुश जो पर्वत था उसको पार करना होता था। ठीक है। मुगल नीति का हमेशा यह प्रयास रहा कि सामाजिक महत्व की चौकियां विशेषकर कबूल व कंधार, कबूल कहाँ है, कबूल हमारा कहाँ पे, वर्तमान स्थान जो है उसका अफगानिस्तान है। ठीक है। वह नियंत्रण के द्वारा इसे संभावित खतरे से बचाव किया जा सके। इसका क्या है, समय जो खतरा है उससे बचाव किया जा सके। कांधार सफावियों और मुगलों के बीच झगड़े की जड़ थी। जो कांधार था ये सफावियों और मुगलों के बीच की झगड़े की जड़ थी। यह किला नगर शुरू में हुमायूं के अधिकार में था, जिसे 1595 में अकबर द्वारा पुनः जीत लिया गया था। 1595 में अकबर के द्वारा पुनः जीत लिया गया था। सफावी दरबार, यहाँ पे सफारी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सफावी आएगा। सफावी दरबार ने मुगलों के साथ अपने राजनयिक संबंध बनाए रखे, लेकिन कांधार पर दावा करते रहे। कांधार पे क्या दावा करते कि कांधार हमारा है। 1613 में जहांगीर ने शाह अब्बास के दरबार में कांधार को मुगल अधिकार में रहने देने की वकालत करने के लिए एक राजनीतिक दूत भेजा था। क्या भेजा, राजनीतिक दूत भेजा। लेकिन यह शिष्टमंडल अपने उद्देश्य में सफल नहीं रहा, उन लोगों ने नहीं माना। 1622 की शीत ऋतु में एक फारसी सेना के कांधार पर घेरा डाल दिया गया। मुगल रक्षक सेना पूरी तरह से तैयार नहीं थी, अतः वह पराजित हुई। अतः वो क्या हुआ, पराजित हो गई और उसे किले तथा नगर सफावियों को सौंपना पड़ा। उसे किले तथा नगर जो था को सौंपना पड़ा, सफावियों को सौंपना पड़ा। इतना क्लियर है। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑटोमन साम्राज्य यानी तीर्थ यात्रा और व्यापार। क्या था, तीर्थ यात्रा और व्यापार। ऑटोमन साम्राज्य के साथ मुगलों ने अपने संबंध इस तरह से बनाए कि वे ऑटोमन नियंत्रण वाले क्षेत्र में अपने व्यापारियों और तीर्थयात्रियों के स्वतंत्र आगमन को बरकरार रखते थे। यानी स्वतंत्र घूम फिर सकते थे, आगमन कर सकते हैं। ऑटोमन क्षेत्र की तरह मक्का मदीना जैसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल स्थित थे। इस क्षेत्र के साथ अपने संबंधों में मुगल बादशाह आमतौर पर धर्म एवं वाणिज्य के मुद्दे को मिलाने की कोशिश करता था। क्या करता था, धर्म और जो वाणिज्य के जो मुद्दे थे ना उसको मिलाने की कोशिश करता था। मुगल दरबार में जेसुइट धर्म प्रचारक, जेसुइट क्या थे, ईसाई धर्म के प्रचारक थे। इनका आगमन होता है कहाँ पर, मुगल दरबार में। यूरोप को भारत के बारे में जानकारी जेसुइट धर्म प्रचारकों, यात्रियों, व्यापारियों और राजनयिकों के विवरण से हुई। ये जो यूरोप था ना, यूरोप को भारत के बारे में जानकारी किनसे मिली, जो जेसुइट धर्म था ना उससे मिली। ठीक है। जेसुइट धर्म के जो प्रचारक थे उनसे हुई। ठीक है। जो भी यात्री करने के लिए आते थे, घूमने के लिए फॉरेनर्स आते थे, उनसे हुई। ठीक है। जो व्यापारी लोग थे उनसे पता चला यूरोपियों को भारत के बारे में। मुगल दरबार के यूरोपीय विवरणों में जेसुइट वृत्तांत सबसे पुराने वृत्तांत है। मुगल दरबार के जो यूरोपीय विवरण में जो जेसुइट जो वृत्तांत है, सबसे जो पुराने वृत्तांत है ना, वो क्या हमारे जेसुइट में ही विवृत किए गए या लिखे गए हैं। 15वीं शताब्दी के अंत में भारत एक सीधे समुद्री मार्ग की खोज का अनुसरण करते हुए पुर्तगाली व्यापारियों ने तटीय नगरों में व्यापारिक केंद्र का जाल स्थापित किया। पुर्तगाली राजा भी सोसाइटी ऑफ जीसस के धर्म प्रचारकों की मदद से ईसाई धर्म के प्रचार में रुचि रखता था। कौन, पुर्तगाली राजा। ठीक है। शताब्दियों के दौरान भारत आने वाले जेसुइट शिष्टमंडल व्यापार और साम्राज्य निर्माण की इस प्रक्रिया का हिस्सा था। अकबर ईसाई धर्म के विषय में जानने को बहुत उत्सुक था। जो अकबर था ईसाई धर्म के बारे में जानने को बहुत उत्सुक था। उसने जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूतमंडल गोवा भेजा। एक दूतमंडल क्या हुआ, गोवा भेजा। पहला जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सीकरी के मुगल दरबार में 1580 में पहुंचा। वहां लगभग 2 वर्ष रहा। वहां पर क्या है, वो जो जेसुइट प्रचारक रहे 2 वर्ष तक रहे। इन जेसुइट लोगों ने ईसाई धर्म के विषय में अकबर से बात की। इन जेसुइट लोगों ने क्या, ईसाई धर्म के बारे में अकबर से बात की और उसके सद्गुणों के विषय में उलमा से उसका वाद विवाद भी किया। यानी जो भी सद्गुण थे, जो भी उसके सद्गुण थे, यानी जो भी अच्छी बातें उनके बारे में वाद विवाद किया। लाहौर के मुगल दरबार में 2 और शिष्टमंडल 1991 और 1995 में भेजे गए। लाहौर के जो मुगल दरबार था वहां पे 2 और शिष्टमंडल भेजे गए। कब, 1591 और 1595 में।
इतना क्लियर है? ठीक है। सार्वजनिक सभाओं में जेसुइट लोगों को अकबर के सिंहासन के काफी नजदीक स्थान दिया गया, यानी कि सार्वजनिक जो भी सभाएं होती थी, जो आम सभा होती थी, उसमें क्या हुआ, जेसुइट के जो लोग थे ना, उसको अकबर के सिंहासन के काफी नजदीक जो है स्थान प्राप्त हुआ। इतना क्लियर है? ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा चैप्टर 9 है वो यहीं पे एंड होता है। मुझे पता है आप लोगों को बहुत सी चीजें इसमें समझ में नहीं आएंगी, तो आप लोग क्या करना है, इस वीडियो को एक बार और देख लेना। बाकी आप लोग चाहो तो इसके नोट्स जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो लोग भी पढ़ सके, समझ सके। ठीक है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोज हो उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।